everyone. I hope you all are doing well. In this session, students, I'm going to discuss with you a very important topic of Hindu Marriage Act 1955. It is Section 9. And all of you, I'm making it aware in the starting only. Listen each and every word carefully. And उसके बाद आपको ये टॉपिक कभी भी ना तो आप भूलोगे और ना कभी आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत होगी, बिकॉज अभी मेरे साथ अगर आपने कवर कर लिया, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग इन योर माइंड अभी से ही. So this is section 9, and section 9 tells us restitution of conjugal rights. हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के बारे में हमें जानना है. सेक्शन 9 क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनना है. क्या होता है कई बार कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हो जाते हैं जिसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, या ड्यू टू एनी कॉज हस्बैंड या वाइफ कोई भी अपने नेक्स्ट पार्टनर से अलग रह रहे हैं. मीन्स हस्बैंड को छोड़कर या तो वाइफ चली जाती है या वाइफ को छोड़कर हस्बैंड अलग रहने लग जाता है. तो ये जो ग्राउंड्स हैं, ये जो कॉजेज हैं, ये कैसे कॉजेज है? अगर देखो रीजनेबल कॉज है, कोर्ट को लग रहा है कि रीजनेबल कॉज है और इस ऐसे हालात में तो देखो दूसरा पार्टनर साथ में रह भी नहीं सकता, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट थिंग है. आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, आप जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हो, दैट इज द थिंग. बट क्या हो कि अगर ऐसे कॉजेज जो है वो कोर्ट को रीजनेबल ना लगे कि ये कोई रीजन वैलिड नहीं है, दीज आर अननेसेसरी थिंग्स, और सिर्फ एक आपस में न रहने के उससे या एक पार्टी को दूसरे के साथ नहीं रहना है तो वो कुछ भी बोले जा रहा है, कॉज जो है वो रीजनेबल नहीं लगा, तो उस केस में क्या दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाकर या जो जिससे जो अलग हुआ है वो जाकर कोर्ट से कुछ अपनी हेल्प ले सकता है? क्या उसके पास कोई रास्ता है कि वो दूसरे पार्टनर को ये केस करवाए कि वो मेरे पास आकर वापस रहे? सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कॉज है वो रीजनेबल बिल्कुल भी नहीं है, जो हस्बैंड या वाइफ जो अलग रह रहा है उसके पास ऐसा कोई कॉज, वैलिड कॉज नहीं है कि वो क्यों उस दूसरे पर्सन को या अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर आया, तो कोर्ट उस केस में उनको ऑर्डर दे देती है, गो बैक एंड स्टे विद योर पार्टनर. दैट इज नोन एज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स. अंडरस्टूड? अब सपोज हम एक स्टोरी ले लेते हैं, हस्बैंड है और हस्बैंड को छोड़कर वाइफ कहीं और रहने लग जाती है. जब हस्बैंड को लगता है कि ड्यू टू अननेसेसरी रीज़न, कोई कॉज नहीं है वाइफ के पास, वो मेरे पास से अलग रह रही है, तो हस्बैंड कोर्ट में जाता है, कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है, पक्ष रखता है और कोर्ट को कहता है कि बिना किसी रीज़न से वाइफ मेरे से दूर रह रही है, तो आप प्लीज़ ये मेरे को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का ऑर्डर दीजिए ताकि वो वापस मेरे साथ आकर रहने लग जाए. कोर्ट जो है देखिए ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्टी को सुनने के बाद ऐसा कर देगी, फिर वो वाइफ को कॉल करती हैं, वाइफ से हर तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप क्यों अलग रह रहे हैं, मैटर में घुसा जाता है कि ऐसा क्या रीज़न था जो वाइफ छोड़कर आई. तो अगर कोर्ट को वाइफ बहुत सॉलिड ग्राउंड्स दे देती है, ग्राउंड्स ऐसे हैं कि यस वाकई में वाइफ का रहना हस्बैंड के साथ इम्पॉसिबल हो रहा है, हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमेन, या ही इज लिविंग विद अनदर वुमेन इन द सेम हाउस, ही इज नॉट हैविंग, दे आर नॉट हैविंग अ कोहैबिचुअल रिलेशंस बिटवीन देम, सो दैट आर द वैलिड ग्राउंड्स. जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है, एक्सेस क्रुएलिटी, तो वाइफ के पास ये रीजंस वैलिड हैं और कोर्ट इस केस में वाइफ को नहीं कह सकती, धक्के से भी नहीं कह सकते कि आप जाइए और रहिए. राइट? बट येस, इफ वाइफ कांट प्रूव एनीथिंग, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर वाइफ पर ही रहता है, उन्हें ही शो करना होगा कि आप क्यों अलग रह रहे हो. इस स्टोरी में वाइफ है, जो भी अलग रह रहा है उनको ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. गिव अस द प्रूफ, व्हाई आर यू लिविंग सेपरेट फ्रॉम योर स्पाउस. सॉरी. So burden of proof is on them, and if they proved those valid grounds, then court will not grant them this right. But yes, if court see that they are not having any grounds, या valid grounds नहीं है, unnecessary reasons है, then yes, court will give them this right, restitution of conjugal rights, go and stay with your spouse. आपके ऊपर ये केस आ जाता है और कोर्ट पास कर देती है. restitution means restitution, restitute, go back and start living your life with the husband. This is section 9.
Understood? Now let's read what is mentioned. R- Make your examples your own. If you want to write my notes, write it. Highlighted points आप लिख लीजिए. These are the ways through which you can get in touch with us. So starting with the very first thing, the foundation of the right to bring a suit for restitution of conjugal rights is the fundamental rule of matrimonial law. Yes, जो हमारा हिंदू लॉ है वो किस चीज पर फोकस करता है? टू ब्रिंग टू पर्सन टुगेदर एंड टू मेंटेन द ओरिजिनल सब्सटेनेंस ऑफ द मैरिज. जो मैरिज जिस फाउंडेशन पर ले डाउन, उस फाउंडेशन को ना हिलने देना, उस बेस को स्ट्रांग रखना. तो जो भी ऐसा रीजन लगता है कोर्ट को कि दो पार्टनर्स या दो पर्सन इन देयर मैरिज आर लिविंग सेपरेट विदाउट एनी रीजनेबल कोज, हमारा मोटिव रहता है, कोर्ट्स का मोटिव रहता है टू ब्रिंग देम अगेन टुगेदर, टू मेक देम लिव टुगेदर एंड टू just maintain the foundation of this matrimonial law, this Hindu law. So, if one spouse is entitled to the society and comfort of the other spouse, where other spouse has abandoned, एक दूसरे स्पाउस ने अपने पहले स्पाउस के साथ रहना बंद कर दिया है और उसकी सोसाइटी को छोड़कर अबंडन करके कहीं और रह रहे हैं या विड्रॉ कर लिया है, उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट रीजनेबल कोज. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग, आई एम हाईलाइटिंग इट, कॉज जो होना चाहिए, जो एक्सक्यूज जो होना चाहिए वो रीजनेबल नहीं होना चाहिए. अगर रीजनेबल है, अगर कोर्ट को लगता है वाकई ये ऐसा ग्राउंड है कि इस पर तो अलग ही रहना बनता है, साथ में रह ही नहीं सकता कोई आदमी, तो तब कोर्ट उनको धक्के से नहीं कहेगी गो एंड लिव. दे कैन नॉट ग्रांट दिस ऑर्डर अगेन टू दैट पर्सन. सो जस्ट कॉज नहीं होना चाहिए, रीजनेबल कॉज नहीं है, तभी आप कोर्ट शुड ग्रांट दिस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. Fine. Next is the expression that withdrawal from the society of the other. यहाँ पर जो ये बोला गया है विड्रॉल की, दूसरे पर्सन की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, इसका मतलब है मेंटली भी आपने वहाँ से अलग अपने आप को कर लिया है. फिजिकली तो आप आकर रहने ही लग गए हो, मेंटली यू आर ऑल्सो नॉट विद देम, राइट. सो द एक्ट ऑफ लाइक यू आर टेम्पररी लिविंग इन मैट्रिमोनी. कई बार होता है ड्यू टू एनी रीजन जो बीवी है वो अपने मायके में आके रह रही है, कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं लाइक हर पेरेंट्स आर नॉट वेल, तो ये थोड़ा मतलब है कि वो अपने हस्बैंड की सोसाइटी छोड़कर आ गई है, कुछ ग्राउंड्स की वजह से आई है. बट येस, मेंटली अगर वो वहाँ से अलग होके आई है, लड़ाई होके आई है, या वो वहाँ नहीं जाना चाह रही है, दैट मीन्स शी हैज़ कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हर husband or other when there is no intention to withdraw permanently. Means अगर आपकी permanent intention नहीं है वहाँ से withdraw करने की, तो मतलब due to any reason आप आ गए हो, but mentally भी होना चाहिए. Alright, now each case must depend on its facts and circumstances. हर केस को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. कोर्ट ये नहीं कहती है कि हम हर केस को एक ही तरीके से देखें आए, यही है, नहीं. There may be several reasons of different spouses, how their environment is, how their society is, and what are the reasons of living each other, living of them each other separately. So it is not possible to give an exhaustive statement कि क्या reasonable causes होते हैं, reasonable excuse ऐसे क्या क्या होते हैं. हर एक सोसाइटी का एक अलग excuse हो सकता है, but there are certain grounds जो यहाँ पर हैं. In these following grounds, अगर ऐसे कोर्ट को लगता है कि ये grounds हैं, ओके, दीज आर द वैलिड कंसिडरेशन जो वो लिव सेपरेट लिव कर रहे हैं. सो दे ग्रोसली इनडिसेंट बिहेवियर मीन्स यहाँ पर जो अदर स्पाउस है उसका बिहेवियर ही इतना इनडिसेंट है कि उसके साथ रहना रह ही नहीं सकती एक वुमेन या अदर पर्सन. एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली, दोनों ने आपस में एग्री कर लिया कि हम अलग अलग रहेंगे. इम्प्यूटेशन ऑफ अनचेस्टिटी परसिस्टेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड ने मतलब हस्बैंड डेली वुमेन की जो अनचेस्टी है उन पर क्वेश्चन उठा रहा है. एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंसेनिटी, कोई भी स्पाउस आइदर हस्बैंड और वाइफ वो इंसेन हो गया और इसकी वजह से वायलेंस का खतरा और ज़्यादा है. तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से आप कोर्ट को लगता है कि हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स अलाउ नहीं कर सकते, इस डिग्री को नहीं दे सकते. सो कॉजेज जो होने चाहिए वो जेन्युइन होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, एंड एक्सेट्रा आई हैव रिटन हियर बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो. सो दीज आर जस्ट द फ्यू आई हैव मेड फॉर यू ताकि आपको एक स्टोरी माइंड में आ जाए. एंड स्टिल आई विल मेक अनदर सेशन वेर वी विल डिस्कस ग्राउंड्स ऑफ
कंज्यूगल राइट्स, व्हेन टू बी अलाउड एंड व्हेन नॉट टू बी अलाउड। तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, अभी के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। सो next, section 9 must be read with section 23 of this act. Why? Which imposes on the court the duty to inquire into and pass a decree. सेक्शन 9 को 23 के साथ रीड करना है, क्योंकि कोर्ट की इन केसेस में ड्यूटी होती है कि वो हर केस को अच्छे से समझे, चेक करें क्या वाकई में ऐसा वैलिड ग्राउंड है जिसमें रेस्टिट्यूशन हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड इफ कोर्ट सेटिस्फाइज कि यस रीजंस जो है वो वैलिड लग रहे हैं, दे विल नॉट ग्रांट दिस डिक्री। इफ उनको लग रहा है रीजंस इनवैलिड है एंड इम्प्रॉपर है, तो आप उनको रेस्टिट्यूशन दे सकते हो। Next question that arises, my dear students, is about the constitutionality of section 9. section 9 पर हर टाइम एक क्वेश्चन उठता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर एक क्वेश्चन अभी भी है। क्या क्वेश्चन है? तो मैं आपको पहले एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ क्या है। जो हमारे आर्टिकल 41 एंड 21 ऑफ 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें कहीं ना कहीं राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी देते हैं, है ना। 21 हमें राइट ऑफ फ्रीडम है और 14 हमें राइट टू इक्वालिटी है। बट क्या है कि कई लोगों का मानना है, कुछ केसेस में ऐसा है कि सेक्शन 9 जो है वो बहुत ही क्रूल नेचर का है। यहाँ पर एक पर्सन जो दूसरे स्पाउस के साथ नहीं रहना चाहता, उसके ऊपर धक्के से उसको कहा जाता है कि तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। Why this is so? This is completely against the right of freedom. आर्टिकल्स के अगेंस्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स, जो राइट्स एक पर्सन इंडिविजुअल को दिए गए हैं, उसके तो अगेंस्ट है ये सेक्शन 9। क्या ये ज़रूरी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हमेशा ही लाइफ टाइम रहे? उसको नहीं रहना है उसके साथ। तो सेक्शन 9 पर हर टाइम एक क्वेश्चन उठता है। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, जो ये सेक्शन 9 है, दिस वॉलेट्स द राइट टू प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो कि हमारे आर्टिकल हमें देते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सेटल कर दिया, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जो काम है वो पार्लियामेंट का है, कानून को बनाना। जो हमारी कोर्ट्स है वो सिर्फ यस उसको इंटरप्रेट कर सकती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 दैट इट कैन नॉट बी सेड कि ये आर्टिकल 14 या 21 के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये कह रहा है कि ये इसके अगेंस्ट नहीं है। इफ द पर्पस ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज अंडरस्टूड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, अगर हम देखें तो इसका मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदू लॉ की सेंटिटी को बचा रहे हैं। ओके, इफ वी अंडरस्टूड इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड इफ मेथड अगर हम इनके देखें, तो ये कहता है दैट इट अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड एडजस्टमेंट। एक दो पार्टीज जो ड्यू टू एनी रीजन अलग रह रही हैं, उनके बीच के उन मतभेदों को ये खत्म करना चाहता है। ये जो सेक्शन 9 है वो उनको और क्लोज लेकर आ रहा है, वो उनके बीच में एडजस्टमेंट बनाना चाह रहा है। इट मे फॉल बाय रिकॉन्सिलिएशन, जो पार्टीज हैं वो फिर से साथ में आ जाए। द राइट्स ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टीज विच फ्लॉड फ्रॉम द मैरिज, जिनकी वजह से मैरिज टूटने की कगार पे आ जाती है, उस मैरिज को टूटने से बचाता है सेक्शन 9। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है। तो अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट व्यूज इन डिफरेंट केसेस। सो वेयर देयर, अगर ऐसा लग रहा है कि देखिए पार्टीज के बीच में ना कोहैबिटेशन हो रहा है ना रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, दोनों किसी सहमति पर आना ही नहीं चाह रही, तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ पासिंग, कि जब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अगर कोर्ट ने पास किया, स्टिल 1 साल बाद दोनों के बीच में नहीं जम रही है, नहीं बन रही है बात, तो मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो सेक्शन 9 वी हैव डिफरेंट व्यूज, येस दैट्स ऑल्सो ट्रू। ये कहीं ना कहीं फ्रीडम को भी रोक रहा है, और ये भी ट्रू है कि ये कहीं ना कहीं दो पार्टीज को मिला भी रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। I hope students you understood the meaning of conjugal rights. What is this restitution of conjugal rights? Till then, keep watching. Have a nice day. Don't forget to subscribe. Still you have any doubt, you can get to us through these ways. Follow us on Telegram, Instagram for more updates. Have a nice day. Thank you.